आप सभी को नमस्ते। मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद प्रणेता अग्रहार नागराज जी को नमन। बाबा जी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का मानवीयकरण कार्यक्रम अंतर्गत परिवार सहज व्यवहार अभ्यास केंद्रित 10 वर्षीय ऑनलाइन पठन कार्यक्रम गत फरवरी 2024 से जारी है। इस कार्यक्रम अंतर्गत बाबा जी द्वारा लिखित 14 पुस्तकों का परिचय श्रोताओं को कराना हमारा प्रयास रहा है। इस अस्तित्व को लेकर निर्माण होने वाले समस्त जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करना यही इस कार्यक्रम का अग्रिम हेतु रहा है। हम निवेदन करते हैं आप सभी इस कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी जिज्ञासाएं जरूर तृप्त करें। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए कमेंट्स लिखकर हमें जरूर भेजिए। धन्यवाद। हरिहर, मैं वैशाली बाबा जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज के सत्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक लंबे अवकाश के बाद हम सब मिल रहे हैं, तो आशा करती हूँ कि आप सभी को दिवाली का त्योहार अपने परिवारजनों के साथ आप लोगों ने बड़े ही खुशहाली पूर्वक मनाया होगा। और हाँ, राजकोट में आयोजित 26वां जीवन विद्या वार्षिक सम्मेलन भी किसी पर्व से कम नहीं था, तो जिसका एक सुखद अनुभव हमारे साथ है ही। तो इस 10 वर्षीय परिवार सहज व्यवस्था अभ्यास अध्ययन कार्यक्रम में हमने अभी तक विकल्प रूप में प्रस्ताव विकल्प रूप में प्रस्ताव और अध्ययन बिंदु, जीवन विद्या एक परिचय, दर्शन में जो देखा है उसे, तो वाद में उसका विश्लेषण और शास्त्रों में जीने की कला के साथ हम सभी ने पुस्तकों का परिचय आदरणीय प्रबोधकों के द्वारा सुना। तो हम आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज हमारे साथ जुड़े हैं योगेश भैया जी। योगेश भैया जी, आपका सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम 12वां पुस्तक परिभाषा संहिता, इस पुस्तक का परिचय भैया से लेंगे। भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सभी को। नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। नमस्ते। चर्चा को प्रारंभ करने से पहले जो मुद्दे हमने इस पुस्तक परिचय के रूप में रखे हैं, यदि वो आप स्क्रीन शेयर कर सकें तो सभी को वो मुद्दे स्पष्ट होंगे और हम उन मुद्दों पर कुछ चर्चा प्रारंभ में करते हैं और फिर हम परिभाषा संहिता इस पुस्तक का कैसे हमारे लिए ध्यानाकर्षण हो सकता है जब हम 1 दिसंबर से वाङ्मय को डिटेल में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ये सत्र इसलिए आयोजित किए जा रहे हैं कि हम सबकी पूर्व कल्पना हो, जो पुस्तक हम पढ़ने जा रहे हैं, उस पुस्तक में क्या हमको ध्यानाकर्षण करने की कोशिश की है। तो जैसे ये जो भाषा है, ये तकनीकी है, क्योंकि अभी हमारी अपनी भी भाषा विकसित हो रही है, जिसे हम भाव भाषा कहते हैं। इसको मैं थोड़ा सा स्पष्ट करने की कोशिश करता हूं। परिभाषा संहिता हम कैसे पढ़ेंगे? पुस्तक में प्रस्तुत विषय वस्तु और वास्तव में मेरे लक्ष्य के साथ का संबंध क्या है?
अभी अनेकों परिभाषाओं को हम इस सप्ताह में समझने की कोशिश करेंगे। उदाहरण के लिए, भाषा का एक विश्लेषण व्यवहार दर्शन पुस्तक में दिया है। तो वो विश्लेषण है, शब्द क्रिया का तात्पर्य क्या है। इसे हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम मानव हैं। हमारा जो प्रधानता क्रिया है वो शब्द क्रिया है। हम शब्दों से हमारे भाव को संप्रेषित कहते हैं, करते हैं। ये जो संप्रेषण है ये संकेत के रूप में एक दूसरे को पहुंचता रहता है। व्यवहार में हमें इसके कई उदाहरण मिलते हैं। जैसे एक बहुत ही साधारण सा परंतु एक गहरा निष्कर्ष है हमारे बारे में, जिसे हम स्वयं का सुखी होना दुखी होने के रूप में पहचानते हैं। तो अब ये सुखी होना दुखी होना ये कैसे होता है। तो जैसे हमारे परिवार में माताजी हैं, पिताजी हैं, भाई बहन, बच्चे हैं, पति पत्नी हैं, ये सभी संबंधी एक दूसरे को परिवार में बोलते रहते हैं। तो हमारा जो सुख दुख का जो स्थिति है ये बोलने से होता है। शायद किसी के बोलने से हम सुखी होते हैं और किसी के बोलने से हम दुखी भी होते हैं। और फिर ये जो बोला हुआ है इस पर काफी सारा विश्लेषण हम सबको पता भी है। तो जो शब्द लग जाते हैं तो किसी की जिंदगी बदल जाती है, और शब्द लग जाते हैं तो किसी की जिंदगी नारकीय भी बन सकती है। तो ये जो शब्द हैं, ये जो शब्द क्रिया है, तो ये शब्द क्रिया के महत्व को हम सब समझने की कोशिश करेंगे। तो शब्द क्रिया का तात्पर्य क्या है। हम बोलते तो रहते हैं एक दूसरे को, तो उसका तात्पर्य क्या है। तो तात्पर्य है रूप क्रिया और उसमें निहित अर्थ को निर्देशित करने के रूप में शब्द क्रिया है। रूप क्रिया का मतलब मानव का जैसा रूप है, हमारा जैसा रूप है, हम रूपात्मक अस्तित्व से हैं, यानी हमको दिखता रहता है। तो परिवार में सभी संबंधी हमको दिखते रहते, वो रूप क्रिया हुई। अब जब हम व्यक्त होते हैं भाषा से, उस स्थिति में हमको
जो निहित अर्थ हमारे में है वो संप्रेषित होता है। तो फिर इस पुस्तक में विषय वस्तु क्या दिया है और उससे मेरे लक्ष्य के साथ संबंध क्या है। तो परिभाषा संहिता जब हम संदर्भ में लेंगे तो उसका मेरे लक्ष्य के साथ क्या संबंध है। तो अब आप हमारे लक्ष्य के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। हमारा लक्ष्य है हमारा भाव। तो मानव है तो हम मानव है तो हमारे में निहित भाव है। तो हम अपने भाव पक्ष को समझना चाहते हैं और हम अपने भाव पक्ष को आकार भी देना चाहते हैं। हमारा भाव पक्ष ज्ञानाकार में हो। हम ज्ञानावस्था की इकाई है तो हमारा भाव पक्ष ज्ञानाकार में हो। तो ये ज्ञानाकार कैसे स्पष्ट हो सकता है। तो ज्ञान अवस्था की मौलिकता से स्पष्ट होता है। तो अब हम इस पुस्तक में जो दिया है उसको एक बार वापस में समझने की कोशिश करता हूं। हम सब साथ समझने की कोशिश करेंगे। क्रिया को निर्देशित करने के लिए प्रयुक्त अक्षर या अक्षर समूह को शब्द कहते हैं। शब्द की डिटेल आ रही है। अभी मैं पढ़ता तो शब्द हूं। मेरा लक्ष्य है भाव को समझना स्वयं के और संबंधी के। भाव यानी मौलिकता। और मैं एक व्यक्ति हूं तो व्यक्त भी होता हूं। तो अब लक्ष्य की स्पष्टता मुझको हो रही है। जैसा मेरा भाव है वैसा मैं व्यक्त हो पाऊं। तो मुझ में व्यक्त होने के लिए भाषा की आवश्यकता है। और यह मौलिक है। बचपन से हम स्कूल में गए हैं और स्कूल में हमने भाषा सीखी है। और शायद अभी तक ऐसा हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि सबके साथ हो, शायद अभी तक हम ठीक से बोल नहीं पाते हों। यानी हमारी भाषा ही अभी तैयार नहीं हुई है। मन का भाव मन में ही रह जाता है। और ये जो एक सूत्रता है 3 बिंदुओं पर, जो मेरे लक्ष्य के एक प्रकार से विश्लेषण है, 3 बिंदुओं पर एक सूत्रता, यानी मेरे भावों का विश्लेषण यदि मैं करने की कोशिश करूं तो सोचता हूं, बोलता हूं, ये 2 मुद्दे हैं। तो जैसा सोचता हूं वैसा बोलता हूं, ये एक सूत्रता। तो सोच विचार में तो भाव आते हैं और इन सोच विचार को अभिव्यक्त करने के लिए शब्द ढूंढता हूं।
तो ये जो सोचना और बोलना, इसमें जो एक सूत्रता है, तो जो भाव मैं व्यक्त करना चाहता हूं वह सटीक शब्दों में आए, और जो अर्थ में संबंधी को संप्रेषित करना चाहता हूं वैसा अर्थ संबंधी को पहुंच पाए। इसलिए मैं मानव हूं और भाव मेरी मौलिकता है, और मैं भाव को समझना चाहता हूं या चाहती हूं, और इन भावों को सटीक शब्दों में व्यक्त भी करना चाहता हूं या चाहती हूं। इसके लिए मुझको भाषा में अभिव्यक्त करने की नंबर 1 योग्यता, और इसके मूल में, इस योग्यता के मूल में भाषा की समझ, यानी शब्द क्या हैं और शब्दों को जोड़कर क्या तैयार होता है, तो उसको एक बार समझने की कोशिश करते, जिससे कि इस पुस्तक में जो विषय वस्तु है और वास्तव में मेरे लक्ष्य के साथ जो संबंध है, यानी भाषा और परिभाषा का संबंध इस पुस्तक के पठन से, ये अब एक महत्वपूर्ण आयाम मुझ के मेरे अध्ययन अभ्यास की कड़ी में जुड़ता चला जाएगा। क्रिया को निर्देशित करने के लिए प्रयुक्त अक्षर या अक्षर समूह को शब्द, शब्द के अर्थ को व्यक्त करने हेतु प्रयुक्त शब्द या शब्द समूह को परिभाषा, तथा परिभाषा सहज मौलिकता ही भाव है। अस्तित्व में भाव वस्तु के रूप में होता है। सभी भाव सहअस्तित्व में होने के रूप में है। तो अस्तित्व में भाव वस्तु के रूप में है, उसे परिभाषा सहज मौलिकता में अभिव्यक्त होता हूं, तो एक सूत्रता जो वास्तव में मेरा लक्ष्य है कि मैं जैसे सोचता हूं वैसा बोलता हूं। अब यह अभ्यास है। आगे और, शब्द केवल किसी क्रिया एवं वस्तु का नाम है। शब्द केवल किसी क्रिया एवं वस्तु का नाम है, जबकि परिभाषा शब्द एवं क्रिया की मौलिकता को स्पष्ट करती है, तत्पश्चात भाषा का रूप धारण करती है। ऐसा मानव व्यवहार दर्शन में जो नया एडिशन है, उसमें पृष्ठ 52 पर ये शब्दों की अनुभूति बाबा जी ने हमारे सामने रखी है। इसका मतलब ये हुआ कि अध्ययन अभ्यास में हम सभी को परिभाषा की समझ होना महत्वपूर्ण हो जाएगा, और मैं पठन करना चाहता हूं, वाङ्मय को समझना चाहता हूं, उसमें जो निहित अर्थ और वस्तु, वस्तु का साक्षात्कार करना चाहता हूं, उसके पूर्व वस्तु कैसा है ये समझना चाहता हूं, तो मुझको भाषा विकसित होना आवश्यक है। तो मेरी भाषा विकसित हो सके, इसके लिए परिभाषाओं को समझना एक आवश्यकता बनती है, क्योंकि निश्चित क्रिया को निर्देश करने वाले शब्द की सार्थक
और इसके विपरीत शब्द की निरर्थक संज्ञा है। अब व्यवहार रूप में हमको हमारी स्थिति हम आकलित कर सकते हैं कि दिन भर में हम बोलते तो रहते हैं, तो हमारे बोलने में कितनी सार्थकता है, कितनी निरर्थकता है, कितने सार्थक शब्द हमारे पास हैं और कितना हम निरर्थक बोल करके ये जो शब्द क्रिया है, जो ऊर्जा उसमें प्रवाहित होती है, उसका अपव्यय भी होता है और फिर उससे सुखी दुखी होना। इसलिए परिभाषाओं का महत्व वास्तव में मेरे लक्ष्य के साथ का संबंध और जो पुस्तक हम पढ़ेंगे उसमें जो विषय वस्तु, अब ये कुछ हमको स्पष्ट हो रहा होगा। अमरकंटक में मैं और श्रीमती जी सन 2007-8 के आसपास, 9 तक और उसके आगे भी बाबा जी से समझने के लिए पहुंचते। अनायास हमारे हाथ में परिभाषा संहिता यही पुस्तक थी। तो तब उस समय छोटी हार्ड बाउंड पुस्तक थी। तो इन परिभाषाओं को पढ़ते पढ़ते ये स्पष्ट होने लगा कि जब तक इन परिभाषाओं को हम स्पष्ट नहीं करेंगे स्वयं में, तब तक जो वाङ्मय हम पढ़ेंगे उसके जो अर्थ हैं और हमारे जो परंपरा में जो भाषा हम प्रयोग करते हैं उसके जो अर्थ हमारे मान्यताओं में हो गए, इसमें और इसमें अंतर आएगा। तो यदि परिभाषा संहिता पुस्तक हम लोग स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और उसका प्राक्कथन हम लोग अगर शेयर कर सकते हैं, तब देखिए ये जो नीचे के बिंदु हैं पहले उसको समझने की कोशिश करते। पुस्तक पठन से नई अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण और ज्ञान के बारे में स्पष्टीकरण स्वाभाविक है। नई अंतर्दृष्टि यानी इंसाइट क्या मिलती है, परिभाषा क्यों पढ़ना है? क्योंकि उस वस्तु के अर्थ के बारे में हमको इंसाइट मिलती है। हम कुछ उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे परिभाषाओं को और हमारे दृष्टिकोण में अंतर आने लगेगा और ज्ञान वस्तु के बारे में हमको स्पष्टीकरण होने भी लगेगा। पुस्तक पठन का व्यावहारिक अनुप्रयोग, निष्कर्ष और मेरा व्यवहार हो सकता है कि परिभाषा संहिता का परिचय हो जाने से, डिटेल परिचय हो जाने से उसका व्यावहारिक अनुप्रयोग का मतलब मैं भी सटीक सार्थक भाषा में व्यक्त होने की योग्यता अर्जित कर पाऊं। जो भाव मुझको मेरे संबंधी को पहुंचाना है उसके लिए सार्थक शब्द कौन से हैं जिससे कि मेरे भाव पहुंचते हों, ऐसा भाषा अनुप्रयोग करूंगा। इसका मतलब मुझको मानव भाषा का परिचय होगा और धीरे धीरे मेरी भाषा भाव भाषा होने लगेगी। एक छोटा सा इसके लिए उदाहरण हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हम संबंधी को कुछ वस्तु और उस वस्तु के बारे में संबंधी से परिवार में चर्चा करना चाहते हैं। वस्तु यानी जो हमको सामान या सुविधा लगता है। अब तो ये तो रोज का उदाहरण है। अब हम चर्चा कैसे प्रारंभ करेंगे?
एक शब्द है कमी और एक शब्द है आवश्यकता। सामान्यतया जब भी परिवार में कोई सुविधा या वस्तु हम लाने की लिए चर्चा करते हैं तो हमारी जो भाषा है उसमें कमी का संकेत होता है, ये कम है इसलिए ये लाना है। तो ये जो कमी कमी कमी, तो फिर क्या हो गया, अभाव, यही हमारे में आ गया, अभाव है। तो हो गया, पूरा भाषा का पैराडाइम ही बदल गया, सारा भाषा अभाव का है, यानी गरीबी की भाषा है। तो अब भाषा क्या होगा, आवश्यकता, फर्क है। तो आवश्यकता पर ध्यान चला जाना। अब इस आवश्यकता पर एक पृष्ठ है इस परिभाषा संहिता में। आवश्यक क्या कह रहे, आवश्यकता क्या कह रहे, आवश्यकतावादी क्या कह रहे हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जब हम व्यवहार में अनुप्रयोग करेंगे तो हम जैसे छोटे बच्चे भाषा सीखते हैं वैसे दर्शनवाद शास्त्र को समझने के लिए ये जो मानव भाषा है, ये मानव भाषा हमको स्पष्ट हो जाए। ये अभ्यास, तो इस प्रकार से 5-6 मुद्दे हैं जो हम इन 4-5 दिनों में पुस्तक परिचय के रूप में हम परिभाषा संहिता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे डिटेल करने ही वाले हैं, तो इसका एक पूर्व परिचय चल रहा है। तो देखिए, प्राक कथन में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करता हूं। स्क्रीन आपके सामने है। मैं इस परिभाषा संहिता को ज्ञान गोचर पूर्वक, अब शब्द शब्द पर ध्यान देंगे, ज्ञान गोचर पूर्वक दृष्टिगोचर रूप में, ज्ञान गोचर और दृष्टिगोचर रूप में सर्वसुलभ होने रहने के अर्थ में संपूर्ण मानव के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए परम प्रसन्नता का अनुभव करता हूं। साथ में यह भी सत्यापित कर रहा हूं कि सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व में गठन पूर्ण परमाणु के रूप में जीवन का अध्ययन किया हूं, जिसमें आशा विचार इच्छा का प्रकटन मानव परंपरा में हो चुका है। ध्यान देने का मुद्दा है, आशा विचार इच्छा का प्रकटन मानव परंपरा में हो चुका है ना। अब कैसे चलेगा, जैसे ज्ञान गोचर क्या है परिभाषा, दृष्टिगोचर क्या है परिभाषा, अनुभव शब्द है, अनुभव क्या है परिभाषा, आशा विचार इच्छा, आशा की परिभाषा, विचार की परिभाषा, इच्छा की परिभाषा, परंपरा की परिभाषा, मानव की परिभाषा। इतने शब्द इसमें आ गए। जीव परंपरा में जीने की आशा रूप प्रकट हो चुकी है। सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व में अस्तित्व दर्शन जीवन ज्ञान के संयुक्त रूप में मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान ध्रुवीकृत होना रहना, भाषा पर भी ध्यान देते हैं। क्या कह रहे हैं, ध्रुवीकृत होना। ध्रुवीकृत का मतलब, अब ध्रुव शब्द, ध्रुवीकृत होना, इस पर थोड़ा समझने का प्रयास। ध्रुवीकृत होना रहना का
संपूर्ण आयाम, दिशा, कोण, परिप्रेक्ष्यों में वर्चस्वी सकारात्मक फल परिणाम को प्रस्तुत करने योग्य अध्ययन किया हूं। यह अध्ययन विधिवत होने पर विश्वास करना मेरा कर्तव्य हो गया है। यह केवल मेरा ही समाधान नहीं, अपितु संपूर्ण मानव जाति के लिए समाधान है। इसे प्रस्तुत करते समय, अब देखिए अपनी स्थिति थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करेंगे। इसे प्रस्तुत करते समय सोच विचार से शब्द, हमारे साथ ऐसा होता है कि नहीं? सोच विचार से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से प्रयोजन, इन तीन मुद्दों के आशय को परिभाषा द्वारा मानव सम्मुख प्रस्तुत किया हूं। इसे अध्ययन करते हुए मानव अपने मंतव्य को व्यक्त कर सकता है। इस प्रस्तुति में आगे का महत्वपूर्ण जो निष्कर्षात्मक कंक्लूजन है, इस प्रस्तुति में भाषा अर्थात शब्द परंपरागत हैं। परिभाषा मेरे द्वारा दिया गया है। परिभाषा परंपरा का नहीं है। इस विधि से इसे एक विकल्पात्मक रूप में हर मानव अपने में अनुभव कर सकता है। यानी समझना कैसे होगा? विकल्पात्मक रूप में। तो शब्द परंपरा के हैं, परिभाषा मेरे द्वारा दिया गया है। परिभाषा परंपरा का नहीं है। इस विधि से इसे एक विकल्पात्मक रूप में हर मानव अपने में अनुभव कर सकता है, जिससे ही सर्व शुभ होने की संपूर्ण संभावना है। ए नागराज, प्रणेता, मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद, अमरकंटक, मध्य प्रदेश। तो अब इस प्राक कथन से हमको दो तीन मुद्दे स्पष्ट हो रहे, आप सबको भी सुनते सुनते स्पष्ट हो रहा होगा। कि हम सभी सोच विचार करते हैं, सोच विचार से शब्द हमारे भी तैयार होते हैं, शब्दों से हम वाक्य भी बनाते हैं, और वाक्य से प्रयोजन होता है कि नहीं, ये हमारे लिए प्रश्न है। तो अब वाक्य से प्रयोजन होना, तब परिभाषा बनता है। यदि प्रयोजन विहीन है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन व्यवहार दर्शन का समझने की कोशिश कर रहे थे, यदि वो सार्थक नहीं है, उसमें भाव नहीं है, मौलिकता नहीं है, तो फिर प्रयोजन इंगित नहीं होता है। और दूसरा महत्वपूर्ण, कि ये जो परंपरागत भाषा प्रयोग हम करते हैं, परिभाषा मानव परंपरा का नहीं है। तो जब हम विकल्प की प्रस्तुति करेंगे, तो ऐसे विकल्पात्मक प्रस्तुति के लिए जो परिभाषा दिया है, उस परिभाषा विधि से यदि हम समझेंगे, उस स्थिति में जो उसमें निहित अर्थ है और उस अर्थ का वस्तु अस्तित्व में है, ऐसा साक्षात्कार बोध होने की हमारी संभावना, यही सर्वशुभ है, ये संभावना इसमें बन सकती है। इस विधि से एक विकल्पात्मक रूप में हर मानव अपने में अनुभव कर सकता है। तो यदि आपके मन में इतने सारे मुद्दों के साथ कोई चर्चा का बिंदु आ रहा होगा, तो जरूर आप अभी हम लोग कुछ चर्चा कर सकते हैं। और आज जो मैंने सोचा है कि
कि कौन से शब्द से हम इसका परिचय लेंगे, तो शब्द है आवश्यकता। आवश्यकता को समझने की कोशिश करते हैं, किसे आवश्यकता कहते हैं। और ये रोज हमारे अभ्यास में, परिवार में हम अभ्यास यही करते हैं कि कमी है, अक्सर ऐसा देखा गया, ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, ये कम है, वो कम है, अभाव की भाषा है। भाव भाषा क्या है, आवश्यक क्या है, आवश्यकता को समझना। तो आवश्यकता को हम कैसे समझते, मूल में भाव क्या है, परिभाषा क्या है, और परिभाषा से हम अपने भाव को तौल सकते हैं, और धीरे धीरे हमारी भाषा, भाव भाषा का हम अभ्यास कर सकते हैं। तो आप में से किन्हीं के कोई चर्चा के लिए बिंदु हो तो हम उसको कर सकते, 1-2 मिनट का समय। और तब तक 39 पृष्ठ पर है आवश्यक, आवश्यकता, आवश्यकतावादी, आवश्यकीय नियम। इतने मुद्दों से हम आवश्यक क्या है मानव के लिए, ये परिभाषा समझने का प्रयास करते हैं। यदि आपके कोई बिंदु हो तो तब तक ले सकते, तब तक स्क्रीन पर ये आवश्यक शब्द शायद आ पाए। नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। जी दीदी नमस्कार। स्वास्थ्य कैसा है आपका? हाँ, ठीक है भैया, पहले से बेहतर है। हाँ जी दीदी। आना चाह रहे थे पुणे, आपका शिविर वगैरह का सब पता चला, मगर कोई रिजर्वेशन अवेलेबल नहीं है पुणे के थे, कोई भी नहीं अवेलेबल है। एनीवे भैया, ये जो लाइन है, सहस्तित्व रूपी अस्तित्व में अस्तित्व दर्शन जीवन ज्ञान के संयुक्त रूप में मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान ध्रुवीकृत होना, रहना का संपूर्ण आयाम, दिशा, कोण, परिप्रेक्ष्य, है ना। इसमें वर्चस्वी जो लिखा है, वर्चस्वी, ये प्रमाण, वर्चस्वी क्या मतलब, प्रमाण? प्रमाण, प्रमाण का वर्चस्व है। अच्छा। क्या चीज का वर्चस्व होगा? हम्म, तो मानव के लिए प्रमाण वर्चस्व। हम्म, अभी हम परंपरा में वर्चस्व मतलब क्या चीज को समझते? तब सुपीरियर, टॉप मोस्ट। हाँ, टॉप मोस्ट, सुपीरियर, रूलिंग, कैसा कैसा आता है। ठीक है, धन्यवाद। इसमें आता है प्रमाण वर्चस्व है। और कोई चर्चा का बिंदु? हम आवश्यक शब्द को लेते हैं, और कोई होगा तो 1-8 मिनट और रुक सकते। पर सबको ठीक लग रहा है परिभाषा, भाषा, इसका अभ्यास होना है, ये भी बताइए। हाँ लंबे जी समय भैया, के ठीक बाद। लग रहा है एकदम। हाँ जी, बिल्कुल भैया, होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक लग रहा है मुझे। मुझे एक बार याद आता है, मैंने बहुत शुरू में कोशिश की थी, जब हम परिचय शिविर ही हुआ था तब भी। तो उसके बाद से काफी एक लंबा गैप आ गया था, परिभाषा संहिता को नहीं देख पा रहे थे, तो अब फिर से इसकी आवश्यकता लग रही है। तो आगे बढ़े। जी भैया। नींद तो नहीं आ रही ना? नहीं भैया। आगे बढ़ते हैं। ओके। अपने मेधस तंत्र को इस प्रकार का भाषा का अभ्यास नहीं। बाबा जी खुद ही बता रहे थे कि कई लोग उनसे मिलने आते, तो एक व्यक्ति ने ऐसे बोला, बाबा जी आपका व्यवहार दर्शन पुस्तक पढ़ते हैं, नींद बहुत गहरा आता है।
अब अपना मेधस तंत्र थक जाता होगा इस भाषा, अभाव की भाषा सुन सुन के, वो अभ्यास है। कमी है ऐसा चिल्लाने से समझ में आता है, हाँ कमी है। आवश्यक है कहने से हाँ जी। 4 बार सुनना पड़ता है। क्या बोल, तो प्रयास करते हैं आज से कि हम मानव भाषा से अभिव्यक्त होने की कोशिश करेंगे। आवश्यक परिभाषा, मानवीयता और अति मानवीयता की ओर प्रगति, ये परिभाषा है, ये आवश्यक है। सार्थक शब्द ही मंत्र होते हैं। तो अब ये मंत्र आज से हम शुरू करते हैं कि आवश्यक क्या है। जो होना है, जहां पहुंचना है, मेरे लिए क्या आवश्यक है? मेरे लिए प्रगति आवश्यक है। तो अब धीरे धीरे आ रहा होगा, प्रयोजन सहित गति प्रगति है। और थोड़ा सा सोचने समझने वालों की एक स्थिति अगर मैं कोशिश करूं, अपने आप को समझने की कोशिश करूं, हम सब भी यही प्रयास करते रहते हैं। कौन सा? डिफाइन करना, इंग्लिश में कहीं पे। और आज आज के जो युवा हैं, यदि हमको आने वाले पीढ़ी के साथ संवाद करना है, तब तो हमको परिभाषा आवश्यक है। आज के प्रत्येक युवा का तर्क विकसित हो चुका है, और परिभाषाएं नहीं है हम लोगों के पास। और हम बहुत सोचने वाले लोग हैं, हम परिभाषाएं बनाते हैं, शाम तक भी नहीं चलती अपनी परिभाषा। एक भी परिभाषा शाम तक नहीं चलती, फिर दूसरे दिन नई परिभाषा। इस प्रकार से अनिश्चितताओं से भरा हुआ अपना भाषा है। चाहते तो हैं निश्चित होना, इसमें विवाद भी मैंने सुना है, बोले किसी चीज का परिभाषा ही नहीं होता। अनिश्चितताओं का एक बार अभ्यास हो गया, फिर वही प्रिय लगता है। परिभाषा होने से निश्चित होना होगा। तब देखिए, ये जो कमी की मानसिकता है, अभी हमारा जो मूल प्रयास है, तो थोड़े से मैंने डिटेल आपको कर दिए। कुछ वादा विवाद जो बुद्धिजीवी लोग करते रहते हैं, शब्द छल। अभी हमें भाव को समझना है और हमारे से अभाव निकल जाए। अभी हम ये प्रयास करेंगे कि ऐसी भाव भाषा समझने की कोशिश करते, जिससे कि हमारे मानसिकता में जो अभाव की रेशाएं हैं वो दूर हो जाएं, और हम मानव भाषा को अभिव्यक्त करने के लिए हमें प्रेरणा मिले। कैसा परिभाषा है? अब इस आवश्यक की परिभाषा को, अब इसको हम चाहे तो परंपरा में आवश्यक किसे कहते हैं, और बाबा जी आवश्यकता की ओर कैसे इंगित कर रहे, मानवीयता और अति मानवीयता की ओर प्रगति, ये आवश्यक है, प्रतिदिन आवश्यक है, हर पल हर क्षण मेरे लिए आवश्यक है कि मैं मानवीयता और अति मानवीयता की ओर प्रगति करूं। तो जब जब मैं आवश्यक ऐसा शब्द प्रयोग करूंगा, तो मेरे स्मरण में ये परिभाषा रहने का एक अभ्यास होना कि मैं मानवीयता और अति मानवीयता की प्रगति की ओर जो मेरा भाव है, इस भाव को व्यक्त कर रहा हूं जब मैं कहता हूं ये मेरे लिए आवश्यक है। अब है आवश्यकता। हर इकाई का अपने अस्तित्व को बनाए रखना एक आवश्यकता है। देखिए, अब अस्तित्व दर्शन में आ रहा है। अस्तित्व दर्शन में क्या आ रहा है? आवश्यकता को पहचाना। हर इकाई को अपने अस्तित्व को बनाए रखना एक आवश्यकता है।
और हर इकाई अपने स्वसहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना एक आवश्यकता है। जिसको हम कहते, ये तो चार अवस्थाएं किसको नहीं दिखती आंखों से, पर चार अवस्थाओं का जो होने की आवश्यकता अस्तित्व में कैसे होती है, तो आवश्यकता हमको समझ में आती है भागीदारी से। तो अस्तित्व की हर इकाई बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करने से मानव को स्वयं की भागीदारी का भाव एक आवश्यकता के शब्द के रूप में हम इंगित कर सकते हैं। यह आवश्यकता है। मानव परंपरा में आर्थिक, सामाजिक, परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था तंत्र और प्राकृतिक संतुलन सहज आवश्यकता। अब देखिए, व्यवहार से जोड़ दिया। मानव परंपरा में आर्थिक, सामाजिक, परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था तंत्र और प्राकृतिक संतुलन सहज आवश्यकता, यह हमारी आवश्यकता है। स्वराज्य व्यवस्था तंत्र और प्राकृतिक संतुलन सहज आवश्यकता। अभी कैसा है, आर्थिक सामाजिक कमी हो गई, ऐसा कमी का आया हम उठा के ले आए प्रकृति से, और प्राकृतिक असंतुलन जैसे संकट को मोल लिए। और स्वराज्य व्यवस्था तंत्र की आवश्यकता, जिससे कि हर मानव स्वसहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदार हो। ऐसा तंत्र हम विकसित नहीं कर पाए, और आज पूरा का पूरा संकट, आज का जो अर्थशास्त्र है वो प्रभावी हो गया। अर्थशास्त्र में ये कमी का संकट आ गया, जिसको डिमांड कहते हैं, डिमांड और सप्लाई। अब उससे पूरा जो भाषा तंत्र वो फैला हुआ है, जो हमारे परिवार तक आ गया। और हम लोग भी परिवार में जब अर्थ नियोजन करते हैं, आर्थिक नियोजन करते हैं, तब हमारे में आवश्यकता इस ये मुद्दा, वो भाव हमसे विश्लेषित नहीं हुआ, और ये जो डिमांड यानी अभाव वाला मुद्दा हमारे भाव की जगह पर आया, जो फिट नहीं हो रहा, इसलिए हम खुश नहीं। मांग बनी हुई है परिवार में, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश। आवश्यकता एक मुद्दा ये। दूसरा आवश्यकता का मुद्दा, जीवन जागृति रूपी लक्ष्य के प्रति, थोड़ा सा गहरे में लेके आ रहे बाबा जी। जीवन जागृति रूपी लक्ष्य के प्रति संभावना सहित आश्वस्त होना, और उसके लिए तीव्र इच्छा सहित निष्ठा का होना, यह आवश्यकता है। जीवन जागृति रूपी लक्ष्य के प्रति संभावना, शायद ये परिभाषा नहीं सुनी होगी इस प्रकार की। इतना आवश्यकता का विश्लेषण परिभाषित किया जा सकता है। जीवन जागृति रूपी लक्ष्य के प्रति संभावना, अपने में जांच के देखें, अपने भाव की जगह पर इच्छा, विचार, आशा में इसके संयुक्त रूप में जो हमारी कल्पना होती है। जब भी आवश्यकता शब्द में सुनता हूं, मेरी कल्पना क्या हो रही है? क्या ऐसा हो सकता है कि जीवन जागृति रूपी लक्ष्य के प्रति संभावना मेरी कल्पना में आए, और मुझ में प्रतीत हो तीव्र इच्छा सहित निष्ठा,
ये आवश्यकता है। तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे आवश्यकता ही इच्छा, ऐसा कर्म दर्शन में आया है। मेरी आवश्यकता ही मेरी इच्छा है। इसका मतलब क्या हुआ? आवश्यकता ज्ञान से संबंधित भाव है। और ज्ञान क्या? जीवन जागृति रूपी लक्ष्य के प्रति संभावना सहित आश्वस्त होना और उसके लिए तीव्र इच्छा सहित निष्ठा का होना। अब आगे जो हमारी अभी की परंपरा में जिसको हम कमी कहते थे, कि उसके बारे में ज्ञान पक्ष क्या दिया आवश्यकता को, हम शायद मनाकार तक रह गए। इस आवश्यकता रूपी शब्द प्रयोग भी कर रहे होंगे। इसमें मनस्वस्थता कैसे दिया हुआ है? सामान्य व महत्वाकांक्षी वस्तुओं का। यहां तक तो हम थोड़ा सा, हमको अर्थ तो लगता है कि जब कोई आवश्यक कहता हूं या कोई मुझको कहता है कि कोई आवश्यकता है, तो सामान्य व महत्वाकांक्षी वस्तु ही, वहां तक तो हमारा चित्रण जाता है। पर आगे ये भाव है क्या? उपयोगिता, सदुपयोगिता के आधार पर आवश्यकता से अधिक उत्पादन, ये ज्ञान। इस प्रकार से आवश्यकता पूर्ण हो गया, ये तृप्ति है। तो इन तीन मुद्दों से आवश्यकता की परिभाषा, अब इसे हमें जांचना है कि जब कभी मैं आवश्यकता है ऐसे कहता हूं, तो मेरी मानसिकता में क्या भाव होते हैं, क्या सोच विचार होता है, और फिर कैसे यह मेरे लक्ष्य के साथ जुड़ता है। तो अब आज से जब जब मैं आवश्यक शब्द का प्रयोग करता हूं, आवश्यकता शब्द का प्रयोग करता हूं, तो मुझको मेरे भाव स्पष्ट हो। और ऐसे अभी हम अपने परिवार में ऐसे अर्थों के साथ और ऐसे मानवीय भाषा के साथ अभिव्यक्त होने का प्रयास करूंगा, और देखूंगा कि क्या उसमें परिणाम आता है मुझ में और परस्परता में। एक और मुद्दा आगे। अब अगर ऐसा सोच विचार हमसे होने लगेगा, तो हम क्या कहलाएंगे? आवश्यकतावादी। बदल गया, भोगवादी। ये पहले आया, हमारे ऊपर आरोप है मानव भोगवादी है कि मानव आवश्यकतावादी। तो आवश्यकतावादी कैसे हुआ? मानव परंपरा में ही विकसित चेतनावादी व कारी होना पाया जाता है। अब ये जो हमारी परिवार की नित्य बातचीत में वादी और कारी, वादी का मतलब जो वाद विवाद करने वाला नहीं, मतभेद करने वाला नहीं, जो इसके पक्ष में काम करता है, आवश्यकता के पक्ष में काम करता है, वो आवश्यकतावादी। तो क्या होना है अभी मानव परंपरा में? विकसित चेतनावादी ऐसे बन जाएंगे। जब हम आवश्यक शब्द को समझेंगे, आवश्यकता को समझेंगे, इन परिभाषाओं को समझेंगे, तो हमारी जो प्रकृति है, यानी निसर्ग में, यानी मानव की प्रकृति, मानव प्रकृति या स्वभाव कैसा होगा? आवश्यकतावादी होगा। और हम विकसित चेतनावादी व कारी, यानी करने वाले, विचार भी करने वाले और करने वाले भी पाया जाता है। इसी क्रम में आवश्यकता की पहचान, सीमा निर्धारण, उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशीलता, ध्रुवीकरण होने के अर्थ में आवश्यकतावाद बदल गया भैया ये सब। अभी झगड़ा करते, आवश्यकतावाद कहाँ है? मांग वाला वाद है अभी। आवश्यकतावादी
और कार्य होने का प्रयास करते हैं, देखते हैं झगड़ा होता है कि समाधान निकल के आता है। अब इसके लिए आवश्यकीय नियम क्या है? प्राकृतिक नियम, बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम। सामाजिक नियम अखंड समाज के अर्थ में, प्राकृतिक नियम ऋतु संतुलन के अर्थ में। तो देखिए, आवश्यक कहां से शुरू हो गया? आवश्यक, आवश्यकता, आवश्यकतावादी। अब ऐसा वादी और कार्य होने के लिए आवश्यकीय नियमों का पालन। और अंत में दिया बौद्धिक नियम, मन स्वस्थता को सार्वभौम व्यवस्था के रूप में प्रमाणित करने के अर्थ में सार्थक है। तो इन 4 शब्दों से आज हमने अपने मन स्वस्थता को, अपने भाव को समझने की कोशिश की। और क्या अब हम आवश्यक, आवश्यकता, आवश्यकतावादी, आवश्यकीय नियम, इस सब के मूल में क्या हम आवश्यकता के भाव को, आवश्यक शब्द के मूल में जो भाव है, ऐसा भाव और आवश्यक शब्द कहकर जैसे हम सोचते हैं वैसे बोलने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन की अनेक मंगल कामनाओं के साथ हम आज रुकते हैं। कल कुछ और मुद्दों को लेकर और परिभाषा को समझने की कोशिश करते। आशा है ये सत्र आपके लिए उपयुक्त रहा होगा। वैशाली दीदी, ओवर टू यू। नमस्कार। नमस्ते भैया, बहुत बढ़िया रहा भैया, धन्यवाद। नमस्ते, आभार भैया। बहुत बहुत आभार भैया जी। नमस्ते भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। सबको नमस्ते। नमस्ते भैया। धन्यवाद भैया जी, धन्यवाद दीदी, सभी को नमस्ते। धन्यवाद योगेश भैया, बहुत धन्यवाद आपके समय और मार्गदर्शन के लिए। सबको नमस्ते भैया दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, सभी भैया दीदी को नमस्ते। नमस्ते सभी को।